जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम हिंदी पेपर फर्स्ट का चैप्टर 6 देखेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है वाक्य की अवधारणा के विषय में। अर्थात हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वाक्य के विषय में, वाक्य की परिभाषा क्या होती है, विभिन्न विद्वानों ने वाक्य को किस प्रकार से परिभाषित किया है, उसके भेद क्या हैं, इसके साथ साथ वाक्य परिवर्तन के कारण क्या होते हैं और विभिन्न तत्व क्या होते हैं। इन सभी चीज़ों के विषय में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आप किस यूनिवर्सिटी के हैं, जिससे आपके यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम होने से पहले आपका सिलेबस जो है वह कंप्लीट कराया जा सके। और टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पर सभी क्लासेज यहाँ जो कराई जाती हैं उसके नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। बहुत दिनों से आपकी क्लास नहीं चल रही थी कुछ व्यक्तिगत कारणों से, अब आपकी क्लासेस रेगुलरली चलेंगी और एक दिन में 2-2, 3-3 सब्जेक्ट की क्लासेस भी चलेंगी, जिससे आपका अन्य सब्जेक्ट भी है उनका भी सिलेबस कंप्लीट कराया जा सकेगा। हिंदी के अलावा सेकंड सब्जेक्ट आपका क्या है 6 सेमेस्टर में, आप कमेंट करके अवश्य बताएंगे। और पूरा वीडियो लेक्चर देखने के बाद कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हालांकि आप ध्यान से अगर वीडियो को सुन लें और आपको जो PDF नोट्स दिए जाते हैं उसको रिवीजन कर लें या फिर उसका नोट्स बना के रिवीजन कर लें तो आपको यह चैप्टर कभी नहीं भूलने वाले हैं, क्योंकि आपको बहुत ही साधारण शब्दों में हर एक चैप्टर को पढ़ाया जाता है। इसके पहले मैंने 5 चैप्टर्स हिंदी पेपर फर्स्ट के, हिंदी पेपर सेकंड के भी 5-6 चैप्टर्स या 2-3 चैप्टर्स जो भी हुए हैं देख लीजिए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और सभी क्लासेस आपकी कराई भी जाएंगी। आगे जो हैं अभी बची हुई आपका कंप्लीट कराया जाएगा। आप चैनल पर विजिट कीजिए, BA 6 सेमेस्टर हिंदी पेपर फर्स्ट, हिंदी पेपर सेकंड की क्लासेस की प्लेलिस्ट दोनों मिल जाएंगी। तो चलिए देखते हैं वाक्य क्या होता है। सबसे पहले वाक्य की परिभाषा देखेंगे। वाक्य की परिभाषा जो है वह अत्यंत विवादास्पद है, मतलब उसमें बहुत विवाद है, मतों का भेद है। अनेक विद्वान वाक्य की परिभाषा को लेकर अलग अलग जो है अपने मत देते हैं। भारत के प्राचीन वैयाकरणों, दार्शनिकों और साहित्यकारों ने वाक्य की परिभाषा निम्न प्रकार दी है। सबसे पहले हम देखेंगे पतंजलि ने जो महाभाष्य में वाक्य 5 जो हैं उनके लक्षण कौन कौन से बताए हैं। महाभाष्य जी ने कहा है एक क्रियापद वाक्य होता है, एक प्रकार से जिसमें क्रियापद हो उसमें वाक्य होता है। अव्यय, कारक और विशेषण से युक्त क्रियापद वाक्य होता है। तीसरी बात उन्होंने कही क्रिया विशेषण युक्त क्रियापद वाक्य होता है। चौथी बात उन्होंने कही विशेषण युक्त क्रियापद वाक्य होता है। इन सभी लक्षणों को आप वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे, बस ध्यान से सुनते रहिए। पांचवा उन्होंने कहा क्रियापद रहित संज्ञापद भी वाक्य होता है, जैसे तर्पणम अर्थात तर्पण करो। क्रियापद जो है उसके रहित रहे, मतलब क्रियापद जिसमें न रहे वह भी संज्ञापद भी वाक्य होता है। आगे देखेंगे हम पतंजलि ने क्या परिभाषा दी हुई है। उन्होंने परिभाषा दी है कि पूर्ण अर्थ को प्रतीत कराने वाले शब्द समूह को वाक्य करते हैं। मतलब जो भी उसका अर्थ रहे उसका पूरा तरीके से प्रतीत करा दे वही शब्द समूह क्या कहलाता है, वाक्य। अर्थात ऐसा शब्द समूह जो उसके पूर्ण अर्थ को बता दे, प्रतीत करा दे, वही वाक्य कहलाता है। इसमें 2 बातों पर उन्होंने विशेष बल दिया है। वाक्य जो है वह शब्दों का समूह होता है, वाक्य पूर्ण अर्थ की प्रतीति होती है। अर्थात आपको यह बातें दोनों बहुत अच्छे तरीके से पहले से ही पता होंगी। आपने पहले भी यह परिभाषा पढ़ी होगी। शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं जो एक प्रकार से पूर्ण अर्थ देता हो, अर्थात सही अर्थ देता हो, दोनों कह सकते हैं। तो वाक्य वह होता है, पतंजलि ने कहा है। उन्होंने इन्हीं 2 बातों पर भी विशेष बल दिया है कि वाक्य जो है वह शब्दों का समूह होता है। दूसरा उन्होंने कहा है वाक्य जो है वह पूर्ण अर्थ की प्रतीत कराता है, अर्थात पूरा अर्थ शब्दों के समूह का बतलाता है। वाक्य की अगर हम व्यवहारिक परिभाषा जानना चाहें तो भाषा की लघुत्तम पूर्ण सार्थक इकाई को वाक्य कहते हैं। एक प्रकार से किसी भी बात को हम अपनी बात को व्यक्त करते हैं किसी के सामने तो वाक्य के द्वारा करते हैं। तो अपने पूर्ण जो हमारा मतलब है किसी बात का वह हम किसके माध्यम से करते हैं, वाक्य को। इसलिए इसे लघुत्तम पूर्ण सार्थक इकाई कहा जाता है भाषा का। अर्थात पूर्ण अर्थ की बोधक सार्थक लघुत्तम इकाई को वाक्य कहते हैं। यह भाषण या विचारों का एक अंग होता है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी ने क्या कहा है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी कहते हैं कि वाक्य भाषा में वह सहज इकाई है जिसमें एक या अधिक शब्द होते हैं। एक प्रकार से वाक्य जो क्या है वह भाषा की सहज इकाई उन्होंने बताया है और कहा है इसमें
एक या अधिक शब्द हो सकते हैं, अर्थात पद जो हैं पदों के समूह को ही वाक्य कहते हैं, तथा जो अर्थ की दृष्टि से पूर्ण या अपूर्ण हो लेकिन व्याकरणिक दृष्टि से अपने विशिष्ट संदर्भ में अवश्य पूर्ण होती है। साथ ही उसमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कम एक समायिका क्रिया अवश्य होती है। उनका कहना है कि पदों का समूह ऐसा हो जो अर्थ की दृष्टि से पूर्ण हो या फिर अपूर्ण हो चलेगा, लेकिन व्याकरणिक दृष्टि से अर्थात उसके जो नियम हैं उसकी दृष्टि से जो है वह अवश्य पूर्ण होना चाहिए। ऐसा कौन कहता है? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी ने। हमने क्या जाना, क्या होता है वाक्य, विभिन्न विद्वानों की परिभाषाएं जानी, व्यवहारिक परिभाषाएं जानी। अब हम देखेंगे वाक्य के अनिवार्य तत्व कौन कौन से होते हैं, वाक्य के अनिवार्य तत्व कौन कौन से होते हैं। आचार्य कुमारिल भट्ट आदि ने वाक्य के 3 वाक्य तत्वों को अनिवार्य बताया है। कौन कौन से? आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति। अब आकांक्षा क्या होती है, योग्यता क्या होता है, आसक्ति क्या होता है अर्थात सन्निधि क्या होता है, इसके विषय में हम संक्षिप्त में जानेंगे कि आकांक्षा क्या होता है। आकांक्षा का अर्थ क्या होता है? अपेक्षा या जिज्ञासा की असमाप्ति, अर्थात कोई भी चीज़ को जानने की जो अपेक्षा होती है, जिज्ञासा अर्थात जानने की इच्छा कभी जो न समाप्त होती है उसे आकांक्षा कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को एक दूसरे की अपेक्षा रहती है, जैसे कर्ता को कर्म और क्रिया की अपेक्षा रहती है। किसी भी शब्द में आप देखेंगे कर्ता, कर्म, क्रिया यही रहते हैं, कुछ अदर सब्जेक्ट जो रहते हैं। तो उसमें जो कर्ता होता है उसे किसकी अपेक्षा रहती है? कर्म और क्रिया की। और कर्म को किसकी अपेक्षा रहती है? कर्ता और क्रिया की। तथा क्रिया को कर्ता और कर्म की, अर्थात तीनों जो है, जैसे कि एक उसमें से आप उठा ले तो अन्य दोनों पर आश्रित अपेक्षा उनकी रखता है कि वह भी हमारे साथ रहें। किसी दूसरे को उठाइए तो पहला तीसरा जो है वह साथ में रहे, दूसरा अपेक्षा करता है। तो अर्थात कर्ता जो है वह कर्म और क्रिया की अपेक्षा रखता है, कर्म जो है वह कर्ता और क्रिया की, और क्रिया जो है वह कर्ता और कर्म की अपेक्षा रखता है कि उसके साथ रहे। अपेक्षा को हम जिज्ञासा भी कह सकते हैं। इस अपेक्षा या जिज्ञासा की पूर्ति होने पर ही वाक्य बनता है। आकांक्षा की वृत्ति के बिना वाक्य अपूर्ण रहता है, इसीलिए वाक्य में पदों का साकांक्ष होना अनिवार्य है। साकांक्ष मतलब आकांक्षा के साथ होना अनिवार्य है। जैसे अगर हम केवल राम कहें तो वाक्य पूरा नहीं होता है। जिज्ञासा से उसके कर्म और क्रिया की पूर्ति होने पर वाक्य का निर्माण होगा, अर्थात राम पुस्तक पढ़ता है। इसमें हमने राम पहले सब्जेक्ट कर्ता पढ़ दिया था, पुस्तक जो है वह क्रिया जो है पढ़ता, और कर्म जो है वह पुस्तक। तो राम पुस्तक पढ़ता है, तीनों जब साथ में आ गए तो वाक्य पूर्ण हुआ। आकांक्षा के द्वारा श्रोता की जिज्ञासा की पूर्ति हुई। एक प्रकार से श्रोता को जिज्ञासा रहती है कि राम कर क्या रहा है। राम पढ़ता है तो क्या पढ़ता है? पुस्तक। जिज्ञासा की पूर्ति किस प्रकार हुई? जब कर्ता के साथ कर्म और उसके कर्म और क्रिया दोनों आ गए। आकांक्षा पद ही वाक्य होते हैं। अगला दूसरा तत्व कौन सा है? योग्यता। योग्यता का अर्थ जो होता है पदों में पारस्परिक संबंध की योग्यता या क्षमता, अर्थात पदों के द्वारा जो अर्थ कहा जा रहा है उसको क्रियात्मक रूप देने की योग्यता या क्षमता होनी चाहिए। इसका अभिप्राय यह होता है पदों के अन्वय में भी कोई बाधा न हो। पदों के अन्वय में 2 प्रकार की बाधाएं आती हैं। पहला होता है अर्थमूलक बाधा या अयोग्यता, दूसरा होता है व्याकरण मूलक बाधा। अर्थमूलक बाधा क्या होती है? कोई वाक्य व्याकरण की दृष्टि से ठीक हो परंतु अर्थ की दृष्टि से अनुपयुक्त हो, वह वाक्य कहलाता है। जैसे आपको हम एग्जाम्पल की दृष्टि से समझाते हैं कि वह वायु से लिखता है। यह एक प्रकार से व्याकरणिक रूप से अगर आप देखेंगे तो यह सही है कि वायु से लिखता है, इसमें कर्ता है, कर्म है और क्रिया तीनों है। लेकिन आप अर्थ की दृष्टि से देखेंगे तो वायु से कोई भी व्यक्ति किस प्रकार से लिख सकता है? यह एक प्रकार से अर्थमूलक बाधा हो गई, क्योंकि इसमें अर्थ जो है वह एक प्रकार से पूर्ण नहीं है। दूसरा है व्याकरण मूलक बाधा। इसको तो आप समझ गए होंगे पहली परिभाषा के अनुसार ही, अर्थात इसमें जो है व्याकरण मूलक बाधा, अर्थ तो रहेगा लेकिन व्याकरण उसका गलत रहेगा। तो वाक्य यदि अर्थ की दृष्टि से ठीक हो और व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध हो तो वह वाक्य नहीं माना जाएगा। वचन विश्लेषण आदि में व्याकरणिक अनुवृत्ति या एक रूपता होनी चाहिए। निम्नलिखित दृष्टि से वाक्यों में व्याकरण की दृष्टि से अयोग्यता है। जैसे कि सुशीला जाता है, अब सुशीला जो है वह स्त्रीलिंग है, उसका आपने लिंग बदल के जाता है कर दिया, तो यह अर्थ की दृष्टि से एक प्रकार से सही है, लेकिन व्याकरणिक दृष्टि से उसमें जो वचन है, उसके जो विश्लेषण हैं, ये सभी
बदल जाते हैं, इसके लिंग बदल जा रहा है। राम आती है, अब राम इसका भी लिंग बदल गया। मैं सुंदरी पुस्तक देखता हूँ, ये सभी जो हैं व्याकरणिक बाधा हैं। इनमें लिंग, विभक्ति, विशेषण आदि की योग्यता होती है और हिंदी में व्याकरणिक एकरूपता को अन्विति या पदों की अन्विति भी कहते हैं। अगला हमारा तत्व है आसक्ति, जिसे सन्निधि कहते हैं। सन्निधि अर्थात समीपता। आसक्ति का अर्थ ही होता है समीपता, इसको ही सन्निधि भी कहते हैं। समीपता का अभिप्राय है कि वाक्य में प्रयुक्त पद लगातार या क्रमबद्ध रूप से उच्चारित हों, बीच में आवश्यकता से अधिक समय देने पर उन पदों का क्रम टूट जाएगा और वाक्य नहीं बनेगा। जैसे मैं खाना खाता हूँ बोलना है, तो उसमें से आपने मैं खाना जो है आज बोल दिया, और जो अगला जो 2 वर्ड है खाता हूँ उसको आपने लगभग 2-3 दिनों में बोला, 1 या 2 दिन में बाद बोला मैं खाता हूँ। मैं खाना आज बोल दिए, 2 दिन बाद बोल रहे हैं आप खाता हूँ, तो कोई उसका मतलब ही नहीं है। समय का अधिक व्यवधान हो जाने से यह वाक्य नहीं बनेगा और न ही इसमें कोई अर्थ निकलेगा। इसलिए समय की समीपता या सानिध्य अनिवार्य है, जिससे वाक्य क्रमबद्ध हो सके। यह तीनों तत्व हमने पढ़ लिए, और इन तीनों तत्वों के छोड़कर इनके अतिरिक्त कुछ विद्वान ऐसे हैं जो 2 और तत्व वाक्य के बताते हैं। कौन कौन से वह हैं? वह हैं सार्थकता और अन्विति। सार्थकता क्या है? वाक्य में प्रयुक्त शब्द सार्थक होने चाहिए। पद तभी वाक्य बनते हैं जब वे सार्थक हैं, यह तो आप जानते ही हैं। दूसरा उन्होंने बताया अन्विति, अन्वय। अन्विति का अर्थ होता है व्याकरण की दृष्टि से एक रूपता, लिंग, वचन, विभक्ति, विशेषण आदि समरूप हैं। लिंग भेद, वचन भेद, विभक्ति भेद आदि से व्याकरण संबंधी अनुरूपता विच्छिन्न होती है, अतः अन्वति की आवश्यकता होती है। अब हम देखेंगे भाषा में प्रयुक्त वाक्यों के अनेक भेद कौन कौन से हैं। पहला है आकृति मूलक भेद, रचना मूलक भेद। तीसरा कौन सा है? अर्थमूलक भेद, क्रिया मूलक भेद और शैलिक मूलक भेद। ये 5 प्रकार के भेद होते हैं। कौन कौन से? आकृति मूलक, रचना मूलक, अर्थ मूलक, क्रिया मूलक भेद और शैली मूलक भेद। अब हम इसका लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे इस चैप्टर का, वाक्य रचना में परिवर्तन के कारण कौन कौन से होते हैं। अर्थात अगर किसी भी वाक्य में, वाक्य की रचना में परिवर्तन हो रहा है तो वह किन कारणों से हो सकता है, जिसमें पहला कारण आपका क्या बनता है? अन्य भाषाओं का प्रभाव। विश्व की विविध भाषाओं के परस्पर संपर्क के आने के कारण भाषाओं के वाक्य गठन पर प्रभाव पड़ता है। अब विश्व में छोड़िए, आपके भारत देश में ही विभिन्न भाषाएं हैं, तो जब जैसे कि आप कुछ दिन जाकर कहीं और रह लें, बिहार में रह लें, तो आपके भाषा में बिहार की जो भाषा भोजपुरी है उस भाषा की एक प्रकार से असर आपको देखने को मिलेगा। आपकी भाषा में थोड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। आपके वाक्यों में, आप जो बोलेंगे उन वाक्यों में आपको एक प्रकार से परिवर्तन देखने को मिलेगा। जैसे कि भारत में यवनों के आगमन के साथ अरबी फारसी आई, वो लोग अरबी फारसी बोलते थे। अंग्रेज़ों के साथ अंग्रेजी आई, दोनों का प्रभाव जो है वह हिंदी भाषा में पड़ा। आज भी आप देखिए, आप अपनी हिंदी भाषा में कुछ अरबी भाषा के शब्द, कुछ फारसी भाषा के शब्द और कुछ अंग्रेजी भाषा के शब्द भी बोलते हैं। अब आप हमेशा ट्रेन में ही जाते हैं, ट्रेन को हिंदी में क्या कहा जाता है कुछ लोगों को पता भी नहीं होगा। अगर आपको पता है समझिए ट्रेन का हिंदी में क्या कहते हैं, कमेंट में अवश्य बताइएगा। तो इस प्रकार से जो अन्य भाषाएं हैं उनका भी प्रभाव हमारे वाक्यों पर, हमारे शब्दों पर पड़ता है। दूसरा हमारा कारण है विभक्तियों का घिस जाना। जैसे संस्कृत, लैटिन, ग्रीक आदि प्राचीन भाषाएं जो है वह संयोगात्मक भी विकास क्रम के अनुसार वे वियोगात्मक हो गई हैं। इसके परिणाम स्वरूप वाक्य रचना में अंतर आ गया है। विभक्तियों, प्रत्ययों के कार्य प्रसंगों और सहायक आदि से लिया जाने लगा है। संयोगात्मक अवस्था में पदक्रम में परिवर्तन हो सकता था, परंतु कर्ता कर्म क्रिया को आगे पीछे हम रख सकते थे। वियोगात्मक अवस्था में पदक्रम निश्चित हो जाता है, जैसे कि हिंदी अंग्रेजी में विद्यमान है। आपने रूल पढ़ा होगा प्रेजेंट टेंस का, या आप हिंदी में ही पढ़े होंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर ऐसे आता है आपका वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो एक प्रकार से आपका रूल बन गया है, उसी के अनुसार आपको रखना है। अगर आप उसको चेंज करके रख देते हैं तो आपका अर्थ बदल जाएगा, जो कि आपका वियोगात्मक अवस्था का एक प्रकार से चिन्ह है। और जो संयोगात्मक अवस्था थी उसमें आप पदक्रम को बदल सकते थे, पहले क्रिया लिख दें, फिर कर्म लिख दें, कर्ता लिख दें, ऐसा कर सकते थे। इसमें कर्ता और कर्म का स्थान बदलने पर अर्थ का अनर्थ हो जाता है, और हिंदी में ने पर आदि घिसे हुए इसके कारक भी हैं। तीसरा कारण क्या है? बलाघात।
बलाघात के कारण वाक्य गठन में परिवर्तन हो जाता है। मैं पराजय जैसी चीज़ नहीं जानता, इसको शॉर्टकट में आप बोल दीजिए मैं पराजय मैं नहीं जानता। इस प्रकार से वाक्य में परिवर्तन हो जा रहे हैं। अस्पष्टता, अस्पष्टता के लिए वाक्य गठन में परिवर्तन होता है। इसके लिए कोष्ठक या डैश का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई भी चीज़ आप लिखते हैं ब्रैकेट में करके उसको डिस्क्राइब करते हैं। अमृत तो लिखे, आप उसको डिस्क्राइब करने के लिए आपने ब्रैकेट लगाया। मोक्ष की कामना जो है इसको ब्रैकेट में लिख के आपने उसको स्पष्ट कर दिया कि ये शब्द क्या है, मानव जीवन का लक्ष्य है। तो आपने इस प्रकार से अस्पष्टता से भी वाक्य परिवर्तन कर दिया। पांचवा है मन स्थिति। वक्ता की मानसिक स्थिति के कारण वाक्य गठन पर प्रभाव पड़ता है। कैसे? कोई व्यक्ति शोक में है, दुख में है, युद्ध काल का समय है, विपत्ति संघर्ष आदि के समय में मन स्थिति क्षुब्ध होती है। अर्थात उसके शोक में आप जो शब्दों का प्रयोग करते हैं आप उस शब्दों का खुशी में प्रयोग नहीं करते हैं। दुख में जो करते हैं, युद्ध काल में आपका एग्रेसिव मोड होता है, उसमें आपके शब्द कुछ अलग होते हैं। तो इस प्रकार से मन स्थिति के कारण भी वाक्य में परिवर्तन होते हैं। अतः ऐसे समय में सरल, स्पष्ट, तीखी और गंभीर भाषा का प्रयोग होता है। ऐसे समय में अलंकृत पदावली नहीं चलती है। अन्य अवसरों पर अलंकृत भाषा का ही महत्व है। छठा कारण क्या है? नवीनता की प्रवृत्ति। नवीनता की प्रवृत्ति के कारण वाक्य गठन में परिवर्तन होता है। जैसे मात्र का प्रयोग, पुस्तक का मूल्य 2 रुपये मात्र के स्थान पर पुस्तक का मूल्य मात्र 2 रुपये, ये चेंज हो गया है। अगला कारण है अज्ञानता। अज्ञानता के कारण अशुद्ध वाक्य प्रयोग, जैसे श्रेष्ठ स्थान पर लोग श्रेष्ठतम बोलते हैं, महत्ता को महानता बोलते हैं, विद्वता को विद्वानता बोलते हैं, दरअसल के स्थान पर दरअसल बोलते हैं। तो ये एक प्रकार से अज्ञानता है। अशुद्ध वाक्य में, अशुद्ध मतलब वाक्यों में अशुद्ध शब्दों का प्रयोग करेंगे तब भी वाक्य परिवर्तन हो जाता है। अगला है अनुकरण। अन्य भाषाओं के अनुकरण के कारण वाक्य रचना में परिवर्तन होता है। अंग्रेजी वाक्य रचना के अनुकरण पर हिंदी में भी तदनुरूप रचना इसका परिणाम है। रमा ने कहा कि मैं कल पढ़ने नहीं जाऊंगी के स्थान पर उसको जो थर्ड पर्सन बता रहा है उसने कहा कि रमा ने कहा कि वह कल पढ़ने नहीं जाएगी। यह भी देखिए एक प्रकार से वाक्य परिवर्तन हो गया। और हमारा लास्ट कारण है परंपरावाद। संस्कृत में प्राचीन परंपरा के प्रति अनुराग है और हिंदी में परंपरावादिता के विरुद्ध संघर्ष है। इसके फलस्वरूप वाक्य रचना में भी अंतर होता है। संस्कृत में विशेष्य के अनुसार विशेषण में भी लिंग वचन होते हैं। हिंदी में विशेषण में अंतर नहीं किया जाता है। हिंदी में वर वधू को दोनों को आयुष्मान हो, संबोधन में प्रिया, प्रेयसी, प्रियतमा आदि, विद्वान, शिष्य एवं शिष्याएँ आदि। लेकिन संस्कृत की बात करें तो संस्कृत के विद्वान वर को आयुष्मान हो, वधि को आयुष्मती हो कहते हैं। संबोधन में प्रिय, प्रियतमे, प्रेयसी कहते हैं। वे विद्वान शिष्य और विदुषी शिष्याएँ कहेंगे। वे पूज्य पिताजी, पूजनीय माताजी लिखेंगे। इस प्रकार आदरार्थ में बहुवचन का प्रयोग वाक्यों में मिलता है। राम वन गए, उनका राज्याभिषेक हुआ, गुरुजी आ गए। एक प्रकार से आपने देखा कि जैसे पहले के समय में जो शब्द प्रयोग होते थे, जो ऋषि मुनि प्रयोग करते थे, वह शब्द इस समय, वह वाक्य इस समय प्रयोग में नहीं किए जा रहे हैं। तो यह भी वाक्य परिवर्तन का ही एक प्रकार से रूप है। आपने इस चैप्टर को पढ़ा जिसमें आपने वाक्य के विषय में सभी जानकारियाँ ली। कोई भी टॉपिक आपको न समझ में आया तो कमेंट करके अवश्य पूछें। साथ ही साथ चैनल को शेयर करें दोस्तों के पास जिससे उनको भी लाभ हो। और व्यूज़ आते हैं तो कुछ हम भी जल्दी जल्दी वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं। जब कोई देखने ही वाला नहीं रहता तो उस सब्जेक्ट को हम बाद में कराते हैं। इसलिए आप जितना जल्दी शेयर करेंगे आपका सिलेबस उतना जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक चैनल पर बने रहिए।